ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेजर पोस्टिंग के हवाले से एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन मौजूद है। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई क्या है इसके अंदर। आपसे कहा जाता है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर जमान हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस इन द नेम जमान एंड कंपनी while his capital investment is rupees 400,000 यानी 4 लाख रुपए on June 1st 2004। भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताई जा रही हैं और इस बिजनेस का जो नाम है वो क्या है, जमान एंड कंपनी। और आपसे कहा जाता है कि भाई ओनर ने कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट की है जून की पहली तारीख पर वो कितनी की है, 4 लाख रुपए की है। देखिए भाई एंट्रीज पहले भी हम बना चुके हैं, लेजर पर भी काफी काम हम कर चुके हैं। अब जो भी एंट्री है वो आप किस तरह से बनाएंगे। आपने क्या भाई ट्रांजैक्शन क्या हो रही है कि जमान ने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया। आपने हमेशा कहां से सोचना होता है, बिजनेस की साइड से सोचना है। तो क्या करेंगे, आपने कहा भाई कैश बिजनेस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो गया और इसी तरह से कैपिटल भी बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही अकाउंट्स यहां पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि एक अकाउंट का ताल्लुक किससे है, आपके एसेट के साथ, दूसरा है आपका ओनर्स इक्विटी अकाउंट। और हमने कहा भाई एसेट अगर इंक्रीज होगा तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पे। और इसी तरह से तरीके से अगर कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट विथ रुपीज 4,000। ये तो हो गई एंट्री। अब इस एंट्री को हमने क्या करना है, इसके जो लेजर्स हैं उसमें पोस्ट करना है। और लेजर का मतलब क्या होता है, हमने क्या करना है, हर एक चीज का इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कैश का अलग अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल का अलग अकाउंट बनाऊंगा, राइट। तो मैंने यहां पर कुछ लेजर्स ऑलरेडी, कुछ टी अकाउंट्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग पोस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहां पर हमने कहा भाई एक अकाउंट जो पहला उसको क्या नाम दे दूंगा, कैश का नाम दे दूंगा। और दूसरा अकाउंट क्या होगा आपके पास, कैपिटल का। बेटा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपने क्या काम करना है, आपने जिस वक्त एंट्री बनानी है, एक एंट्री बनाई उसी वक्त उसको उठाकर क्या करना है, आपने लेजर में पोस्ट करना है उसी वक्त। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले सारी एंट्रीज बनाते हैं उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। सही है, वो तरीका भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन उससे होता क्या है, उससे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन एरर के चांसेस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप क्या करें, आप एंट्री जिस वक्त बनाएं उसी वक्त उठाकर उसको लेजर में क्या कर दें, पोस्ट कर दें उसके। तो यहां पर क्या आपके पास भाई कैश मौजूद है आपके पास। तो कैश कितना है, डेबिट किया आपने एंट्री में, जो एंट्री में किया वही लेजर में हो जाएगा आपका। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो कैश के अकाउंट में क्या लिख देना आपने, डेबिट साइड पे। आप जानते हैं कि जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड वो क्या है, जो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कैश हो जाएगा भाई आपके पास 4 लाख रुपए डेबिट साइड पर। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, हमने कहा रीजन हम ये लिखते हैं कि अगर डेबिट वाले अकाउंट में लिख रहे हैं, डेबिट पर लिख रहे हैं, तो क्रेडिट वाले अकाउंट को उसका रीजन बताते हैं। यानी कैश डेबिट हुआ, किसकी वजह से डेबिट हुआ, कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ। और इसी तरह से जब मैं कैपिटल में यहां पर क्या करूंगा, इसको क्रेडिट करूंगा। देखिए कैपिटल में भी तो क्रेडिट होगा कितना, 4 लाख रुपए। तो वहां पर जो रीजन आएगा, यानी कि इसका जो रीजन आएगा यहां आएगा कैश, और जो कैश अकाउंट में रीजन आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है, समझ आ गई भाई बात। और ये काम हमने किया है किस तारीख पर, जून की पहली तारीख पर। ठीक है, तो आपने यहां पर पूरी डेट लिखनी है जून 1। ठीक है, मैं 1 लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है जून 1 लिखना है इसको। ठीक है, अच्छा भाई जून का मंथ है तो सारी ट्रांजेक्शन जून पे ही हो रही हैं। और जून की डेट आपने एक दफा भी डाल देंगे, आप ऊपर एक दफा जून भी लिख देंगे यहां पर। ठीक है, तो चलेगा, यहां पर भी एक दफा जून लिख दें तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप नंबर्स डालते हुए चलें जो डेट है वहां पर। ठीक है, जिस तरह हम जर्नल एंट्रीज में करते हैं वही काम आप यहां पर भी कर सकते हैं, राइट। चले भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहता है जून की पहली तारीख को ही। देखिए ये काम किस तारीख पर हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी जून की पहली तारीख को हुई है। और जून की पहली तारीख को एक और ट्रांजैक्शन भी होने जा रही है, वो क्या है, आपसे कहा जाता है परचेज फर्नीचर फॉर शॉप ₹60,000। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, किसके लिए, शॉप के लिए। आप कहते हैं फर्नीचर बिजनेस का एसेट है और हमने इसके बदले पैसा पे कर दिया है, कैश हमने पे कर दिया है। लिखा हुआ नहीं है
जब लिखा हुआ ना मिले तो आप यही मान के चले कि आपने कैश पे कर दिया है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, आपने कहा फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट का मतलब क्या है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है और इसी तरह से कैश भी एसेट अकाउंट है और दोनों ही एसेट्स हैं। तो आपने ये देखना है कि जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट पर लिखेंगे और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको कहां लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, राइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अब आपने देखना यह है कि कैश और फर्नीचर इन दोनों में से कौन सा अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो हमने कहा भाई कैश अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपने वो अकाउंट दोबारा बनाना है यहां पर जो अकाउंट मौजूद नहीं है। तो फर्नीचर का नहीं है तो फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं, ये अकाउंट मेरे पास बना हुआ है, इसको नाम दे देते हैं भाई किसका, फर्नीचर का, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट किया है कितने से, 60,000 से, तो आप फर्नीचर की डेबिट साइड पर लिख दें 60,000 और इसके साथ वजह क्या आ जाएगी, आपने कहा कैश इसकी वजह आ जाएगी और जून की पहली तारीख है ये भी। इसी तरह से कैश में आपने कहा लिख देना इसको, क्रेडिट साइड पे कितना 60,000 और यहां पर वजह क्या आ जाएगी भाई, फर्नीचर, और यहां पर भी जून की पहली तारीख। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहा जाता भाई परचेज्ड 2 तारीख को, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है कैश पर, कितना भाई 2,500 रुपए का, ठीक है। अब आप ये देखें कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या है, आपने कहा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी हमारा एसेट अकाउंट है और इसके बदले भी हमने कैश पे कर दिया। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट एसेट अकाउंट है, बिजनेस में जब इसको खरीदा जाएगा तो बिजनेस का एसेट क्या हो जाएगा, बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, जो कैश हमने पे किया है उस कैश की वजह से बिजनेस के एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट पर, और जो एसेट घट रहा है, कम हो रहा है, उसको कहां रिकॉर्ड करना है, आपने क्रेडिट साइड पे, राइट। तो क्या एंट्री पास कर लेंगे इसके लिए, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, राइट। तो एंट्री आपने देख ली। अब आप ये बताइए कि इन दोनों अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। तो यस, जवाब क्या है इसका, सर कैश का अकाउंट तो मौजूद है, हमें किसका अकाउंट बनाना है, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है। बात आसान हो गई, जो अकाउंट यहां ऑलरेडी बन चुका उसको दोबारा नहीं बनाना, उसी लेजर के अंदर, उसी अकाउंट के अंदर उसकी सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगी, पोस्ट होंगी, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज आप हर ट्रांजैक्शन की करते जाएंगे वो उसी अकाउंट के अंदर क्या करते जाएंगे, हम उसको पोस्ट करते जाएंगे। और जो अकाउंट हमने नहीं मेंटेन किया होगा, मतलब जिसका लेजर हमने नहीं बनाया होगा, उसका लेजर हम मेंटेन कर लेंगे। तो यहां पर कौन सा अकाउंट ऐसा जिसका लेजर नहीं है, तो आपने कहा ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट नहीं बनाया था हमने, तो उसका अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट कहां जाएगा बेटा, डेबिट साइड पे। कितना डेबिट पर हो जाएगा, ये 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए से आपने कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कैश, और तारीख आ जाएगी बेटा यहां पर 2 तारीख, यानी 2 जून 2 जून, ठीक है। और कैश यहां पर क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, और इस यहां पर रीजन क्या आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। और ये कितना था आपका भाई, 2,500 रुपए, यानी 2,500, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है भाई 3 पर, कहता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश फ्रॉम साबिर एंड कंपनी, कितना भाई 20,100 रुपए। साबिर एंड कंपनी आपका कोई सप्लायर जिससे आपने क्या किया है, आपने गुड्स परचेज की है, मतलब आपने मर्चेंडाइज परचेज की है, ठीक है। अच्छा, कितने की परचेज की है, 20,100 रुपए की परचेज की है। कैश आपने पे कर दिया है, यहां पर उधार पर नहीं किया है, कैश को पे किया आपने। अब जब कैश पे कर दिया तो एंट्री बनाते वक्त आपको लिखने की जरूरत नहीं है सप्लायर का नाम, आप डायरेक्टली उसको क्या लिख देंगे, कैश लिख दें। तो एंट्री क्या पास करेंगे, यहां पर हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश क्या कर देंगे, हम अपने पास क्रेडिट कर देंगे। अब आपने कहा कि एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पहले से आपके पास मौजूद है, आपने कहा कैश का अकाउंट मौजूद है, तो परचेजेस का अकाउंट हम बना लेंगे। यानी कि यहां पर जो नया अकाउंट खोलना है मुझे, वो किसका खोलना है, वो खोलना है भाई परचेजेस अकाउंट का। तो परचेजेस अकाउंट मेरे पास आ गया डेबिट पर। कितना आएगा डेबिट पर भाई, यहां पर लिख लेंगे हम 20,100 रुपए, ये लिख दिया मैंने डेबिट पर। और इसी तरह से यहां पर जो रीजन आएगा वो आएगा कैश, और जो तारीख आएगी यहां पर वो कितनी आएगी, 3 तारीख। और इसी तरीके से आप कैश के अंदर ले जाकर इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितना 20,100 रुपए, ठीक है जनाब। तो क्या करेंगे, तारीख लिख देंगे यहां पे 3, और इसका रीजन क्या था बेटा, परचेजेस, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है भाई पेड ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस ₹270,
देखिए ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस हमने पे किए हैं, किस बात के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं? ये जो गुड्स हमने खरीदी थी, जो मर्चेंडाइज खरीदी थी, इस मर्चेंडाइज को लाने के लिए हमने क्या किया भाई, इसके लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस यूज की। तो यकीनन ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस हमने यूज की है उसकी हमने पेमेंट भी की है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, या ट्रांसपोर्टेशन इनके नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पर भाई? ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई आपके पास? ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब आपने कहा दो अकाउंट्स यहां पर भी आ रहे हैं, एक ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस, दूसरा कौन सा? कैश। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पहले से मौजूद है? कैश का अकाउंट आपके पास मौजूद है, और ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस का अकाउंट हम क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे या बना लेंगे। तो ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस हो जाएगा आपके पास यहां पर, ये अकाउंट मैंने खोल दिया इसको, और इसको लिख लेंगे हम कहां पर? लिख लेंगे डेबिट साइड पे। कितना लिखेंगे? ये डेबिट पर आ जाएगा भाई, कितना बताया इसने आपको? 270। तो 270 रुपए से ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस आपका हो गया डेबिट साइड पे, और इसका रीजन आ जाएगा आपके पास बेटा कैश, और तारीख आ जाएगी यहां पर 3 तारीख। और इसी तरीके से यहां पर कैश में भी क्या करूंगा? 270 रुपए से इसको क्या कर दूंगा? मैं क्रेडिट कर दूंगा, और रीजन यहां आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस। मेरे पास जगह कम है लेकिन आपने इसको पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये भी 3 तारीख को हुआ। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आपसे कहता है कि भाई परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम 5 तारीख को कहता है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साबिर एंड कंपनी 13,560। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, देखिए अगर यूं लिखा हुआ मिले आपको परचेज मर्चेंडाइज ₹50,000, बस क्या लिखा हुआ मिले? परचेज मर्चेंडाइज ₹50,000। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां नहीं लिखा हुआ परचेज मर्चेंडाइज ₹60,000, बस, और कुछ नहीं लिखा। ना कैश लिखा, ना चेक लिखा, ना बैंक लिखा, ना अकाउंट्स पेबल लिखा, ना पार्टी का नाम दिया। पार्टी का नाम मतलब क्रेडिटर का नाम नहीं बताया। ठीक है, यानी सप्लायर का नाम नहीं बताया। तो फिर आप क्या मानेंगे उसको कि वो ट्रांजैक्शन कैश पर हो रही है, जब कुछ भी मेंशन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? या तो वो बता देगा आपको कि भाई परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, या परचेज मर्चेंडाइज बाय चेक, या परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, या परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर फला फला फला। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो आपको ये ना बताए कि कैश पे खरीदा, उधार पे खरीदा। राइट, लेकिन पार्टी का नाम लिख कर दे दे। पार्टी का नाम लिख कर दे दे मतलब जो क्रेडिटर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, यानी ये बता दे आपको कि हमने ये जो मर्चेंडाइज खरीदी है ये फलां शख्स से या फलां कंपनी से खरीदी है। जैसे यहां पर बताया हुआ, उसने क्या बोला हुआ है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साबिर एंड कंपनी, हमने साबिर एंड कंपनी से मर्चेंडाइज खरीदी है। ये नहीं लिखा कि कैश पे खरीदी उधार पे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप उधार की ट्रांजैक्शन मानेंगे कब? जब पार्टी का नाम मेंशन कर दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साबिर एंड कंपनी ₹13,560। तो एंट्री क्या पास करेंगे यहां पर आप? परचेजेस अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल अकाउंट। अकाउंट्स पेबल अकाउंट को क्या कर देंगे आप? क्रेडिट कर देंगे। देखिए अकाउंट्स पेबल के साथ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उसका नाम लिख दिया जाता है साथ में, जो क्रेडिटर है उसका नाम लिख दिया जाता है। अच्छा, 2-3 तरीकों से हम इसकी एंट्री बना सकते हैं। कैसे? हमने कहा हम इसकी एंट्री यूं कर सकते हैं कि परचेजेस अकाउंट डेबिट और साबिर एंड कंपनी क्रेडिट, बस कोई पेबल नहीं लिखा, अकाउंट्स पेबल नहीं लिखा। क्या कर सकते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड साबिर एंड कंपनी क्रेडिट। एक तो ये एंट्री बन सकती है। दूसरा क्या बन सकती है इसकी एंट्री? आपने कभी परचेजेस अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल और उसके साथ लिख दें साबिर एंड कंपनी क्रेडिट, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आपने कभी परचेजेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स के नाम से भी आप ये एंट्री कर सकते हैं। अलबत्ता सबका मतलब क्या होगा कि आपकी बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये माल जो आपने खरीदा है ये उधार पर खरीदा है, तो जब उधार पर आप माल खरीदेंगे तो यकीनी बात है कि बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर आपके पास ये ऑप्शन है कि जैसे आगे और भी आएगी कंडीशन आपके पास कि 3-4 अलग अलग आपके क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे, सप्लायर्स अलग अलग होंगे। तो आप सबके लिए इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करें, यहां पर कंट्रोल अकाउंट आप बनाएं। कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट में क्या फर्क है, जरा थोड़ा सा बेटा इसको समझ लें। कंट्रोल अकाउंट का मतलब यह है कि अगर मेरे 10 सप्लायर्स हैं, 10 अलग अलग लोगों से मैं 10 अलग अलग कंपनी से मैं माल खरीदता हूं,
और सबका क्या करता हूं, अलग अलग अकाउंट्स पेबल का अकाउंट, यानी पेबल अकाउंट सबका मैं अलग अलग मेंटेन करूंगा, तो उसे मैं बोलूंगा सब्सिडरी अकाउंट, यानी इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। और अगर मैं सबका मिलाकर, सबका टोटल, जितने भी लोगों से मैंने माल खरीदा है सबका टोटल मैं क्या करूं, मिलाकर और एक अकाउंट बना लूं, उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे बोलूंगा मैं कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां पे हमारे पास क्या भाई, साबिर एंड कंपनी है, शकील एंड कंपनी है, शकूर एंड कंपनी है, फला फला जो भी कंपनी है, सबके आप क्या कर लें, इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन कर लें। अगर आप ये इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सब्सिडरी अकाउंट्स। ठीक है, फिर इनका जो टोटल होगा, इनका जो सम होगा, उसको मिलाकर जो टोटल अमाउंट होगी किसी भी खास पीरियड की, लेट्स से कि एक महीने की जो इंफॉर्मेशन होगी, सबका टोटल करके हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट भी कह सकते हैं आप उसको, अकाउंट्स पेबल अकाउंट भी कह सकते हैं आप उसको, या फिर सिर्फ पेबल यानी ट्रेड पेबल्स के नाम से भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो वो जो अकाउंट होगा वो कहलाएगा आपका कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम हर एक सप्लायर के क्या करेंगे भाई, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, यहां पर हमारे पास जो पहला है आपके पास वो क्या भाई, साबिर एंड कंपनी। तो एंट्री मुझे क्या पास करनी है, पहले तो ये बताइए, आपने क्या एंट्री पास होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और साबिर एंड कंपनी क्रेडिट। ठीक है, या अकाउंट्स पेबल साबिर एंड कंपनी क्रेडिट, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है बेटा, दोनों काम कर सकते हैं आप लोग। तो 5 तारीख को ये काम हुआ, क्या काम हुआ, परचेजेस को हमने डेबिट किया और साबिर एंड कंपनी को हमने क्या किया भाई, क्रेडिट किया। कितने से, 13,560 से। तो हम कर लेंगे यहां पर भाई साबिर एंड कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। यहां मैं बना लेता हूं अकाउंट्स पेबल साबिर एंड कंपनी। और अगर आप अकाउंट्स पेबल ना भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ साबिर एंड कंपनी भी लिख देंगे तो अंडरस्टूड है कि साबिर कौन है, आपका सप्लायर है। कैसे पता चलेगा, यानी क्रेडिटर है, क्योंकि इसका जो बैलेंस शो होगा वो किस साइड पर शो होगा, क्रेडिट साइड पर शो होगा। देखिए बेटा, दो चीजें होती हैं, एक डेटर है और एक क्रेडिटर है। डेटर का मतलब वो लोग जिनसे आपने पैसा रिसीव करना है, क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग या वो कंपनीज जिनको आपने पैसा पे करना है। तो मैं यहां पर अगर सिर्फ साबिर एंड कंपनी लिखता हूं और उसका अमाउंट कहां लिखता हूं, क्रेडिट साइड पे लिखता हूं, तो इट मींस के ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरा सप्लायर है, ये मेरा क्रेडिटर है जिसको मैंने पेमेंट करनी है। और मेरा डेटर कौन होगा, यानी डेटर मतलब अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है, तो वहां पर आपके पास डेबिट बैलेंस आएगा, इट मींस के आपने इनसे पैसा रिसीव करना। तो जितने भी डेटर्स हैं उनसे पैसा रिसीव करना है और जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आपने पैसा पे करना है। ठीक है, क्लियर होती है यहां तक के बाद। आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं भाई, क्या एंट्री पास की हमने कहा भाई, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है हमने, कितने से डेबिट करना है, परचेजेस अकाउंट आपका जो डेबिट होगा वो 13,560 से होगा, राइट। और यहां पर क्या आ जाएगा, साबिर एंड कंपनी, साबिर एंड कंपनी, इसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 5 तारीख है ये, तो 5 तारीख पर ये काम हुआ। और इधर आ जाएं तो अकाउंट्स पेबल साबिर एंड कंपनी को आप कर देंगे क्रेडिट उसी अमाउंट से 13,560 से। और इसका जो रीजन आ जाएगा वो आ जाएगा परचेजेस, किस डेट पर, 5 तारीख को। चलें भाई आगे बढ़े। फिर कहा जाता है भाई 7 तारीख को, 7 तारीख को कहता है रिटर्न्ड डैमेज मर्चेंडाइज टू साबिर एंड कंपनी। साबिर एंड कंपनी को कुछ डैमेज, कुछ माल था हमारा खराब था, टूट फूटी हुई थी उसके अंदर, तो वो माल हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जब माल वापस कर दिया, जरा सोचें, 460 रुपए का माल वापस किया हमने, इससे माल खरीदा कितना था, ये रहा ना 13,560। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। मैंने बताया था ना एंट्री पढ़ने का तरीका बताया था, क्या बताया था, यहां पर अगर लिखा हो अकाउंट्स पेबल साबिर एंड कंपनी या साबिर एंड कंपनी डेबिट एंड परचेज, साबिर एंड कंपनी क्रेडिट एंड परचेज अकाउंट डेबिट, तो यहां पर क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट एंड साबिर एंड कंपनी क्रेडिट, इस तरह भी आप एंट्री पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। तो 13,560 का हमने माल खरीदा था और इस 13,560 में से 460 का माल डैमेज था, वो हमने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। तो जब वो वापस कर दिया तो क्या होगा, जितना माल मैंने उसको वापस कर दिया, इसका मतलब मुझे अब उतना पैसा उसको नहीं देना, जितना पैसा उसको नहीं देना उतनी लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैं साबिर एंड कंपनी को डेबिट कर दूंगा और
एक अकाउंट यहां पर मेंटेन करूंगा, दैट इज परचेजेज रिटर्न अकाउंट। और परचेजेज रिटर्न जर्नल एंट्री के अंदर भी हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं कि परचेजेज रिटर्न अकाउंट जो होता है या परचेज रिटर्न अकाउंट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट आपके बिजनेस का क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। और हम ये कहते हैं कि जो एक्सपेंस का ट्रीटमेंट है वो इसका क्या होगा, उसका उल्टा यहां पर होगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न के साथ क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा यहां पे। तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, साबिर एंड कंपनी डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो साबिर एंड कंपनी क्या हो गया भाई, डेबिट। तो डेबिट कितने से करूंगा मैं, 460 रुपए से। यस, 460 रुपए से आपका साबिर एंड कंपनी क्या हो गया, डेबिट। और इसके साथ क्या लिखूंगा मैं, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और ये किस तारीख पर हो रहा है बेटा ये काम, ये हो रहा है 7 तारीख पर। ठीक है, अच्छा एक और अकाउंट हमने यहां पर मेंटेन कर लेना है, वो कौन सा है, वो है भाई आपका परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न आपके पास भाई 460 रुपए। ये किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। और इसका रीजन जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा भाई, साबिर एंड कंपनी अकाउंट, साबिर एंड कंपनी। तारीख क्या है भाई यहां पर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 8 तारीख को, जून की 8 तारीख को कहा जाता है भाई काउंटर सेल्स 21,300 रुपए। काउंटर सेल्स का मतलब क्या भाई, दुकान है। ठीक है, काउंटर से भी माल बेचता हूं। काउंटर सेल्स का मतलब क्या, लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, हाथ क्या उनको माल बेच देता हूं और डिलीवर भी करता हूं। और भी मेरे क्या है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको पहुंचाता भी हूं, वो भी उस तरह से भी, यानी ऑर्डर बुक किया और प्रॉपर तरीके से उनको जब वो उनकी प्लेस तक माल पहुंचाए, इस तरह भी काम करता हूं। और काउंटर में भी लोग आते हैं खरीदने के लिए, उनको भी दे देता हूं माल। ठीक है भाई, तो जो काउंटर सेल्स होगी हमारी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैश मानते हुए, क्योंकि आमतौर पे जो काउंटर पे सेल्स होती है वो कैश पे ही होती है। तो आप इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट को आपने डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब आप जरा देखें कि दोनों में से कौन सा अकाउंट आपके पास मौजूद है। अगर दोनों ही मौजूद है तो फिर कोई नया अकाउंट यानी टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है मौजूद अकाउंट तो फिर आप बनाएंगे। आपने कहा भाई कैश और सेल्स 2 अकाउंट है ना हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, यहां पर सेल्स का बनाना है। ठीक है, तो सेल्स का अकाउंट हम बना लेते हैं अपने पास। तो हम बना लेते हैं भाई, इधर बना लेते हैं सेल्स का अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या आती, कैश डेबिट, तो कैश को डेबिट पर लिखें। अच्छा है कितना ये है भाई 21,300 रुपए। तो 21,300 से आपका हो गया कैश डेबिट। रीजन क्या जाएगा इसका, सेल्स। और तारीख आ जाएगी यहां पर, तारीख आ जाएगी 8 जून। अच्छा सेल्स कितनी है, सेल्स आ जाएगा क्रेडिट साइड पे कितना, 21,300 रुपए। और इसको हम क्या करेंगे भाई, यहां रीजन लिख देंगे कैश और 8 तारीख। चलें भाई आगे चलें। फिर आपसे कहा जाता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू AB सन्स। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू AB सन्स। तो AB सन्स कौन है, अब देखें AB सन्स हमारा क्या है यहां पर। अच्छा ये उसने यहां पर लिख भी दिया ऑन क्रेडिट, अगर ना भी लिखता सिर्फ AB सन्स लिख देता तो भी हम इसको क्या मानते कि ये उधार पर हुआ। ठीक है, देखिए भाई प्रैक्टिकली आप कहीं काम करेंगे किसी भी जगह पर, तो वहां तो आपको पता होगा ना किसको कैश पर बेच रहे हैं, किससे कैश से खरीद रहे हैं, किसको उधार पर बेच रहे हैं। अब यहां पेपर में आ जाता है आपके पास, अब ये कोई रियल सिचुएशन तो नहीं है। तो यकीनी बात है कि यहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग है हमारी किसके साथ, एग्जामिनर के साथ। कि एग्जामिनर अगर किसी बात को यूं लिखता है तो फिर हमने उसको ये मानते हुए काम करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब पार्टी का नाम दे देगा और कुछ भी उसके अलावा और कुछ भी मेंशन ना करे, मतलब कैश पर किया, उधार पे किया, चेक दिया या चेक लिया, कुछ भी मेंशन ना करे, तो आपने उसको क्या मानना है कि वो उधार की ट्रांजैक्शन, राइट। तो यहां पर क्या लिखा है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू AB सन्स, कितना है भाई 32,500 रुपए। अब AB सन्स कौन हो जाएगा हमारा, यहां पर डेटर हो जाएगा। हम एंट्री क्या क्या पास कर सकते हैं इसके लिए, आपने कहा एक तो करें अकाउंट रिसीवेबल AB सन्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, एक ये काम हो सकता है। दूसरा क्या, AB सन्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो AB सन्स मतलब AB सन्स हमारा जो वो डेटर होगा वहां पर, ये डेटर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो तीनों में से कोई भी एंट्री आप पास कर ले, कोई मसला नहीं। तो हम यहां पर जो अकाउंट मेंटेन करेंगे वो किसका करेंगे, हमने यहां पे मेंटेन करना है अकाउंट रिसीवेबल AB सन्स, या फिर हम लिख सकते हैं सिर्फ AB सन्स भी। ठीक है, इसको डेबिट करना है, मैंने कितने से डेबिट करना है, 32,500 रुपए से।
तो 32,000 और 500 रुपए से हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। और यहां पर रीजन क्या जाएगा इसका, सेल्स, और तारीख क्या है बेटा, तारीख है आपके पास 9 तारीख। और इसी तरीके से यहां पर सेल्स अकाउंट 9 तारीख को और क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहां पर रीजन क्या आएगा, ए बी सन्स। ठीक है, ये हो गया कितना था, 32,500, तो ये 32,000 और 500 रुपए लिख देंगे। ठीक है, ये 32 है, 3 है 3। ठीक है, चले भाई आगे चलते हैं। 10 तारीख को कहता है, जून की 10 तारीख को, कि ओपनड अ बैंक अकाउंट विद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड 2,50,000 रुपए। हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारे बिजनेस का अकाउंट हमने ओपन करवाया, यानी ज़मान एंड कंपनी का अकाउंट ओपन करवाया। देखिए बेटा, यहां पर जो अकाउंट है, अकाउंट ओनर का नहीं है, अकाउंट किसका है, बिजनेस का। याद है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बात पढ़ी थी हमने ये समझा था वहां पर कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है, दोनों को बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करना है आपने। दोनों सेपरेट एंटिटीज है, मतलब दोनों की शिनाख्त अलग अलग है। और आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये सारा काम, जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस की कर रहे हैं, ओनर की नहीं कर रहे। तो यहां पर जो कुछ भी लिखा है वो कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि आप ओनर को एक आदमी मानते हुए चले, एक इंसान मानते हुए चले, कि अगर अकाउंट ओपन किया तो किसने किया, बिजनेस ने किया। और उस बिजनेस का नाम क्या है, ज़मान एंड कंपनी। देखिए, एक तो है ज़मान साहब क्या है, बिजनेस के ओनर हैं, और ज़मान एंड कंपनी उस बंदे का क्या है, कारोबार। तो कारोबार की एक अलग शिनाख्त है, उस बंदे की एक अलग शिनाख्त है। हम ज़मान की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, उस पर क्रॉस लगा दें, हटा दें, और आ जाए किसके ऊपर, ज़मान एंड कंपनी पर। अब जितनी भी सोच है आपकी, वो ज़मान एंड कंपनी की साइड से होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़मान एंड कंपनी ने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया है नेशनल बैंक के अंदर। अब देखें, अगर तो एक ही बैंक है, सही है, और कुछ भी नहीं लिखता, तो आप सिर्फ उसको बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसने आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए आपके सामने कि भाई एक अकाउंट हमारा नेशनल बैंक में भी है, एक एमसीबी में है, ठीक है, और एक एचबीएल के अंदर है, ठीक है, एक एचएमबी में भी अकाउंट है, तो क्या करें, हर बैंक की इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग क्या करें, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पार्टीज के नाम अलग अलग होंगे ना, जैसे एबी सन्स अलग होगा, साबिर एंड कंपनी अलग होगा, यानी सप्लायर है तो 10 सप्लायर हैं, 10 के अलग अलग हम मेंटेन करेंगे अकाउंट्स, जिसको हम सब्सिडरी अकाउंट्स कहेंगे। और यहाँ पर जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, यानी डेटर्स हैं, उन सब के भी हम क्या करेंगे, सब्सिडरी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 5, 6, 7 बैंक अकाउंट्स हैं उस कंपनी के, उस बिजनेस के, तो वहां पर भी आपने क्या करना है, हर बैंक को उसके नाम के साथ अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बैंक है तो आप उसको बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, इट्स ओके, राइट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बैंक में पैसा डाला है, अकाउंट खुलवाया, और बैंक में कितना पैसा डाला है हमने, 2.5 लाख रुपए। तो आप बोलेंगे भाई बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और कैश अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब आप बोलो भाई कौन सा अकाउंट पहले से मौजूद है, आपने कहा कैश मौजूद है, कौन सा अकाउंट नहीं है हमारे पास, तो बैंक का अकाउंट नहीं है। तो चलें भाई बैंक का अकाउंट हम बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। और बैंक को किया आपने डेबिट, कितने से डेबिट किया, 2.5 लाख रुपए से, 2,50,000 से। और इसी तरीके से आपने कैश को किया है क्रेडिट, कितने से, 2.5 लाख, 2,50,000। यहां आ जाएगा आपके पास, यहां सॉरी बैंक आ जाएगा, तारीख क्या है बेटा, तारीख है आपके पास 10, और यहां आ जाएगा बैंक में आ जाएगा आपके पास कैश 10 तारीख को। ठीक है, ओके भाई। तो हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन होती है भाई आपके पास 12 जून को, और आपसे कहा जाता है कि पेड बाय चेक फॉर ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड। भाई ऑफिस सप्लाईज आपने परचेज की है, और जो पेमेंट की है वो पेमेंट थ्रू चेक की है। तो इसके लिए आप जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे, देखिए भाई सप्लाईज अगर आपने परचेज की है तो सप्लाईज आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और एसेट अगर इंक्रीज होता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं कहां पर, डेबिट साइड पे। और अगर पेमेंट मैंने की है चेक के थ्रू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे कम होंगे वो मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से मुराद मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के बैंक अकाउंट से, वो पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमारा बिजनेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, ज़मान एंड कंपनी, और उसका जो बैंक अकाउंट है वहां से पैसे क्या हो जाएंगे, कम। मतलब बैंक अकाउंट को आप क्या कर देंगे, यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी आपके पास, सप्लाईज डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब आप देखें तो आपके पास कौन सा अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, हमने कहा भाई बैंक का अकाउंट तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन सप्लाईज का अकाउंट मौजूद नहीं है।
तो सप्लाईज के अकाउंट को हमने क्या कर लेना भाई, अपने पास मेंटेन कर लेना, यानी ऑफिस सप्लाईज। तो मैं यहां पर जो वो ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट बना लेता हूं अपने पास भाई, ऑफिस सप्लाईज आ गई हमारे पास। और इसको मैंने लिखना है कहां पर लिखना है भाई, डेबिट साइड पर लिखना है। और अमाउंट हमें जो बताई जा रही है इसकी वो है 1000 रुपए। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 1000 रुपए से डेबिट। और रीजन क्या आ जाएगा, सॉरी बैंक आ जाएगा। और तारीख है आपके पास 12 जून। और बैंक में ये रहा हमारे पास बैंक का अकाउंट, और बैंक में हम इसको क्या करेंगे भाई, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सप्लाईज या ऑफिस सप्लाईज, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा भाई यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहा जाता है एबी सन्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। देखिए भाई जिस तरह से हमने माल वापस किया था ना, किसको, साबिर एंड कंपनी को माल वापस किया था, तो हमने क्या किया था भाई, साबिर एंड कंपनी को डेबिट कर दिया और परचेजेस रिटर्न को हमने क्या किया था, वहां पर क्रेडिट किया था। इसी तरीके से आपके पास अगर आप माल बेचते हो तो आप कहते हो यार सेल्स इंक्रीज हुई, सेल्स इंक्रीज हुई मतलब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। और जब रिटर्न आ जाता है माल तो आप कहते हो कि वो जो इसके लिए एक अलग अकाउंट आपने मेंटेन करना है, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। और वो सेल्स रिटर्न अकाउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू को बताता है। और कॉन्ट्रा रेवेन्यू का ट्रीटमेंट रेवेन्यू से उल्टा होगा। रेवेन्यू बढ़ता है तो कहां बढ़ता है, क्रेडिट पर बढ़ता है। और कॉन्ट्रा रेवेन्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो वो डेबिट साइड पे बढ़ाओगे। ठीक हो गई बात। अच्छा अब क्या एंट्री पास करोगे, इसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है। और यहां पर क्या करोगे आप, कौन है भाई आपका कस्टमर, कौन है, इस कस्टमर का नाम है एबी सन्स। और एबी सन्स अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल किसका, एबी सन्स का, उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। देखिए भाई आप दोनों काम कर सकते हैं, आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख दें अकाउंट रिसीवेबल एबी सन्स क्रेडिट, या आप लिखना चाहें सिर्फ एबी सन्स क्रेडिट तो भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ये रहा अकाउंट रिसीवेबल एबी सन्स का अकाउंट, या एबी सन्स का अकाउंट भी मेंटेन कर लें, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। अच्छा भाई अब क्या करना है मुझे, कितना माल रिटर्न हुआ है, ये हुआ है भाई आपके पास 750 रुपए का। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न का अकाउंट मेरे पास मौजूद नहीं है, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट हम यहां बना लेते हैं अपने पास। ये आ गया भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इसको हमने करना है डेबिट, कितने से, 750 रुपए से। और एबी सन्स को इसका रीजन दे देंगे यहां पर हम। और ये तारीख क्या है इसमें, यहां पर है भाई 15 तारीख, तो 15 जून को ये काम हुआ। और इसी तरीके से एबी सन्स के अकाउंट के अंदर यानी 750 रुपए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और वहां पे रीजन लिखेंगे सेल्स रिटर्न, और ये आ गया भाई आपके पास 15 तारीख। सही हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर कहता है 15 तारीख को, 15 ही तारीख को कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एबी सन्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे 21,300 रुपए। एबी सन्स से हमने चेक रिसीव किया और उसी तारीख पर हमने उस चेक को क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। इसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम बात बता चुका हूं कि अगर आप सिर्फ चेक रिसीव करते हैं और उस डेट पर उसको डिपॉजिट नहीं करते तो फिर आपने उसको बैंक के नाम से नहीं बल्कि कैश के नाम से लिखना है। और फिर फर्दर जिस तारीख पर आप उसको डिपॉजिट करेंगे उस तारीख पर जाकर बैंक को डेबिट करके, और ये जो कैश आपने इस तारीख पर डेबिट किया होगा उसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जिस तारीख पर आपने कैश रिसीव किया है चेक रिसीव किया है उसी तारीख पर उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो ये डायरेक्टली एंट्री बैंक अकाउंट से पास करें तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और एबी सन्स के अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब अकाउंट रिसीवेबल एबी सन्स क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा रिसीव कर लिया मैंने यहां से, 21,300 रुपए रिसीव कर लिए इस बंदे से मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कंपनी से मैंने 21,300 रुपए रिसीव कर लिए, तो क्या होगा भाई इसके लिए, एक तो क्या होगा बैंक में जाएगा, ये बैंक को डेबिट करूंगा 21,300 से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 21,300। और रीजन क्या दूंगा यहां पर मैं, एबी सन्स, तारीख आ जाएगी 15, और यहां पर एबी सन्स क्रेडिट हो जाएगा कितने से भाई, 21,300। भाई वजह जानते हैं ना क्यों क्रेडिट होगा, उसकी वजह ये कि आपका रिसीवेबल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रिसीवेबल एसेट अकाउंट है, डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे उसको, क्रेडिट साइड पे। और यहां पर क्या हो जाएगा, बैंक इसका रीजन आ जाएगा। ये भी किस तारीख पर हुआ भाई, 15 तारीख पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख पर अगली ट्रांजैक्शन है आपके पास भाई, पेड बाय चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने चेक से पेमेंट की, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को आपने क्या करना है, यहाँ पर डेबिट करना है, क्योंकि आपके बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और आपने इसको जो पे किया है
वो चेक के थ्रू पे किया है, मतलब जो पैसा डिडक्ट होगा वो बैंक से कम होगा आपका पैसा, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंट्री पास करेंगे बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट यहाँ बना लेता हूं अपने पास। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, इसको मैंने डेबिट करना है। कितने की एडवर्टाइजमेंट की है भाई हमने, एडवर्टाइजमेंट की है अपने पास भाई 25,000 रुपए की, तो 25,000 से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। रीजन आ जाएगा यहाँ पर बैंक, और तारीख क्या है, तारीख हमें बताई गई है भाई यहाँ पर 23 तारीख, तो 23 तारीख आ जाएगी। इधर भी 23 जून और इधर भी 23 जून को क्या करूंगा मैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, और कितना पैसा है भाई 25,000 रुपए, ये हमने बैंक से कम कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है भाई, आपके पास है भाई परचेस्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड कंपनी। सलीम एंड कंपनी से आपने मर्चेंडाइज परचेज की और उसकी अमाउंट है 24,150 रुपए। देखें यहाँ पे कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो बंदे का नाम दिया हो, पार्टी का नाम दिया हो। पार्टी के नाम से मुराद क्या है, किसी भी कंपनी का, यानी जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा क्रेडिटर है, उसका नाम अगर गिवन है तो ये उधार की ट्रांजैक्शन मानेंगे आप इसको, ये कैश की ट्रांजैक्शन या चेक की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर कैश या चेक लिख देगा तो फिर तो अंडरस्टूड है, फिर चाहे नाम भी लिख कर दे तो फिर वो कैश की ट्रांजैक्शन होगी ना। लेकिन कैश या बैंक नहीं लिख रहा और सिर्फ पार्टी का नाम लिख कर दिया हुआ है, तो फिर वो उधार की ही ट्रांजैक्शन कहलाएगी और आपने उसको उधार मानते हुए काम करना है। तो परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड कंपनी, तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है, उसे आपने डेबिट किया, और सलीम एंड कंपनी को आप क्या कर देंगे, यहां पर क्रेडिट कर देंगे। सलीम एंड कंपनी क्या है भाई, आपका अकाउंट्स पेएबल है, आपका क्रेडिटर है, और उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, यहां पर क्रेडिट करेंगे। और किस अमाउंट से हम एंट्री पास करेंगे, ये एंट्री बनेगी 24,150 रुपए से। तो चले देखते हैं क्या एंट्री करेंगे हम। परचेज के अंदर क्या कर देना है, मुझे उसको डेबिट कर देना है। कितना डेबिट करना है भाई, 24,150 रुपए। तो 24,150 से ये हो गया डेबिट, और यहां पे सलीम एंड कंपनी आ जाएगा मेरे पास। किस तारीख पर हुआ ये काम, ये हुआ 26 तारीख पर। तो इसी तरीके से यहां पर भी मैं क्या करूंगा, तो सलीम एंड कंपनी का हमें अकाउंट बनाना होगा। तो सलीम एंड कंपनी का अकाउंट हम यहां बना लेते हैं भाई अपने पास। ये है भाई सलीम एंड कंपनी, सलीम एंड कंपनी, ठीक है। बेसिकली बात हो रही है किसकी, अकाउंट्स पेएबल सलीम एंड कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है, सलीम एंड कंपनी आपका क्रेडिटर है, मींस आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपने इसको क्रेडिट किया है किस अमाउंट से, 24,150 रुपए से। तो 24,150 ये आ गया आपका कहां पर भाई, क्रेडिट साइड पे। डेट आ गई यहां पर 26, और रीजन आ गया आपके पास परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है भाई कि ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस पेड बाय चेक, मतलब ये जो माल आपने खरीदा है इस पे ट्रांसपोर्टेशन भी पे किया। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना पे किया है आपने, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन आपने जो पे किया वो चेक के थ्रू पे किया, इस बात का ख्याल रखना है। और साथ साथ आपको जो बताया जा रहा है कि भाई आपने ये पेमेंट जो की है वो कितनी की है भाई, 325 रुपए पे की है। तो 325 से आप ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को आप क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। बैंक क्यों, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये है 27 तारीख को हुआ ये काम, तो हमने 27 तारीख लिख दी। और इधर आ जाएं तो बैंक हमारे पास ये रहा, और बैंक अकाउंट में कितना कर देना है, 325 रुपए से हम कर देंगे इसको क्रेडिट, और यहां पर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 27 तारीख आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है मर्चेंडाइज सोल्ड टू नईम ब्रदर्स। नईम ब्रदर्स कौन है भाई, आपका अब डेटर है यहाँ पर। डेटर का मतलब कौन, जिससे आपने पैसा वसूल करना है, यानी अकाउंट रिसीवेबल बोले, डेटर बोले, या ट्रेड रिसीवेबल बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, हम पार्टी का नाम इस्तेमाल करके भी अकाउंट बना सकते हैं, हम अकाउंट रिसीवेबल के साथ भी पार्टी का नाम लिख सकते हैं, दोनों बातों में कोई मसला नहीं है। तो मर्चेंडाइज सोल्ड टू नईम ब्रदर्स कितना हो गया भाई, 13,450 रुपए का हमने ये माल खरीदा है। आप एंट्री पास करेंगे, नईम ब्रदर्स को डेबिट करेंगे, और सेल्स अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल्स आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो यकीनी बात है वो क्रेडिट होगा। तो सेल्स का अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको क्रेडिट कर देता हूं। यहाँ पर कितने से क्रेडिट करूंगा, आपने कहा भाई ये है आपके पास, हमने जो माल बेचा है 13,450 रुपए का माल बेचा है, तो ये हो गया यहाँ पर क्रेडिट। और यहां पर जो रीजन आएगा वो क्या आएगा भाई, नईम ब्रदर्स,
नईम ब्रदर्स। और तारीख क्या आएगी यहाँ पर? तारीख आ जाएगी भाई हमारे पास 29 तारीख को ये काम हुआ। अच्छा, नईम ब्रदर्स का अकाउंट यकीनी बात है हमारे पास नहीं है तो हम उसको मेंटेन कर लेंगे। नईम ब्रदर्स का अकाउंट को यहां बना लेते हैं, यानी ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है नईम ब्रदर्स। और वो जो था आपके पास सलीम एंड कंपनी, वो अकाउंट्स पेबल था, मतलब आपका सप्लायर यानी क्रेडिटर था, ये आपका डेटर यानी कस्टमर है आपका। तो क्या करेंगे भाई, इसको डेबिट कर देंगे कितने से? 13,450 रुपए से। 13,450 रुपए से आपने इसको डेबिट कर दिया। रीजन क्या आएगा यहाँ पर आपके पास? सेल्स रीजन आ जाएगा और डेट आ जाएगी आपके पास, सेल्स रीजन आ गया और डेट आ गई आपके पास 29। ठीक है, चले भाई आगे चले। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है कि ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। ऑफिस का रेंट आपने पे किया, रेंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है, तो रेंट एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे या रेंट अकाउंट भी लिख देंगे तो इट्स ओके, रेंट अकाउंट डेबिट। और आपने चेक के थ्रू पे किया तो बैंक अकाउंट को आप क्या कर देंगे, यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट हम बना लेते हैं अपने पास, रेंट अकाउंट मैं यहां बना लेता हूं। तो रेंट अकाउंट आप अपने पास बना लेंगे, ये आ गया आपके पास भाई रेंट अकाउंट, या फिर रेंट एक्सपेंस अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये आ गया भाई आपके पास कितना है, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए से रेंट एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है, मतलब चेक दिया है आपने, और तारीख है आपकी भाई 30 तारीख, और ये आ गया आपके पास 30 तारीख पर ये आ गया, और यहां पर आपने 2500 रुपए से बैंक अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं रेंट एक्सपेंस, राइट। तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा, सॉरी डेट क्या आ जाएगी यहाँ पर, डेट आ जाएगी 30। चलिए भाई आगे बढ़िए। फिर उसके बाद क्या भाई, सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ को आपने सैलरी पे की है तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट यानी सैलरीज अकाउंट भी लिख सकते हैं, सैलरीज एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेंट है, सैलरीज है, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब एक्सपेंसेस हैं आपके। ठीक है, तो सैलरीज अकाउंट भी लिख लें या सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट लिख दें, कोई मसला नहीं है। पेड टू ऑफिस स्टाफ, अब यहाँ पे चेक की बात नहीं लिखी है तो बैंक से नहीं करनी है आपने ये पेमेंट, आप इसको क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट आप इस तरह से क्या कर लेंगे, अपने पास मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को मैं यहां मेंटेन कर लेता हूं, ये आ गया भाई आपके पास सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट में 8,500 कहां आ जाएगा भाई, डेबिट पर आ जाएगा, राइट। और यहां पर इसका जो रीजन आएगा वो कैश आएगा, और तारीख आ जाएगी हमारे पास 30। और इसका जो काम करना है मुझे कहां लिखना है, वो कैश में लिखना है। ठीक है, तो कैश के लिए क्या काम करूंगा मैं, तारीख क्या है 30, और कैश में आपके पास आ जाएगा कितना भाई, 8,500 था जी, 8,500 ये आ गया यहां पर आपके पास कैश में। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जो रीजन लिखना है आपने वो लिखना है सैलरीज एक्सपेंस, या सिर्फ सैलरीज भी लिख दें, इट्स ओके। अच्छा, लास्ट है आपके पास भाई कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश विड्रॉ किया, किसने किया, सॉरी ओनर ने किया, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर। ठीक है, पूरी ट्रांजैक्शन ये यूं है कि ओनर कैश, भाई पर्सनल यूज के लिए कारोबार तो करेगा नहीं, कारोबार का तो कोई पर्सनल यूज नहीं है, तो वो ओनर का ही पर्सनल यूज है ना। ठीक है, तो कितना भाई 12,000 रुपए। तो इससे क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, कितने से, 12,000 रुपए से। ये हो गया आपका क्रेडिट, और ये कहां चला जाएगा, ड्रॉइंग में, और यहां पर आ जाएगी डेट आपके पास 30। और इसी तरीके से आप यहां पर, अब आपने समझ गए होंगे, ड्रॉइंग अकाउंट आप लोग खुद बना लें, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, अब स्पेस मौजूद नहीं है, तो आप ड्रॉइंग अकाउंट को खुद मेंटेन करें। क्या करना होगा, ड्रॉइंग अकाउंट खोलें और उसको डेबिट पर लिख दें अमाउंट। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है वो हमारा काम नेक्स्ट वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए, करना यह है कि हम बनाने वाले इसके बाद अपने पास ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या था हमारा, जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग, फिर हमने बनाना है अब ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के लिए मुझे बैलेंसेस चाहिए। ठीक है, मैं समझा चुका हूं बैलेंसेस कैसे निकलते हैं, पहले भी बता चुका हूं। 1-2 बैलेंसेस मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर बाकी मैं आपको दूंगा, वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर अगर मैं देखूं तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे डेबिट साइड को।
एक बात मैंने और बताई थी कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा कहां मिलेगा, आपको डेबिट साइड पे मिलेगा। ऐसे एक्सपेंस का भी कहां मिलेगा, डेबिट पर मिलेगा। देखें वैसे तो एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट्स ऐसे हैं जो हम क्या कर देते हैं, उनको क्लोज कर देते हैं पीरियड एंड पर, ईयर एंड के ऊपर, लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर हम उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगले तो सीडी बीडी बैलेंस कर सकते हैं हम उसको, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। उसके अलावा बाकी अकाउंट्स जो आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, उनके बैलेंसेस तो यकीनन जो वो अगले साल भी ट्रांसफर किए जाएंगे, मतलब सीडी और बीडी किए जाएंगे, राइट। लेकिन अभी इस लेवल के ऊपर आपका जो लेवल है, आपने हर मंथ जो भी एक्सपेंस भी है, लेजर मांगेगा सवाल के अंदर, तो आपने एक्सपेंस भी होगा तो उसके बैलेंस को भी आपने सीडी बीडी करके दिखाना है, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ में जा रहा होगा, तो नेक्स्ट मंथ तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने करना क्या है कि हमने जो हमारा जो डेबिट साइड है उसको पहले टोटल करेंगे, क्योंकि एसेट का बैलेंस मुझे डेबिट पर मिलेगा, तो इट मींस डेबिट साइड क्या होगी, वो क्रेडिट के मुकाबले में हैवी साइड होगी। इसलिए पहले हम टोटल किसका करेंगे भाई, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, राइट। तो चलिए करते हैं। सही भाई, तो हमारे पास डेबिट साइड पर अगर हम देखें तो कितना मौजूद है, 4 लाख रुपए, और 4 लाख में मुझे ऐड करना है, अच्छा ये तो डायरेक्टली कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख और 21,300 रुपए। ठीक है, दो ही अमाउंट है। यही टोटल उठा के आपने कहा क्या लिखना है, यहां पर लिखना है, यानी कितना, 4,21,300 रुपए। जितना टोटल यहां पर है वही टोटल आपने यहां लिखना है, और फिर क्या करना है, ये जितने भी इन सबको ऐड करके और इसमें से उस सबको माइनस कर देना है। यानी इस बात का मतलब ये होगा ना कि इतना पैसा आपके पास, इतना कैश आया और ये सारा पैसा आपके पास से गया, तो बचा कितना, जो बचा वो उसे बैलेंस बोलेंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्रेडिट साइड पे कितना है, 60,000, इसमें जमा करेंगे हम 2,500 रुपए, फिर हम इसमें जमा करेंगे भाई 20,100 रुपए, फिर हम इसमें जमा करेंगे 270 रुपए, और मजीद इसमें ऐड किया जाएगा बेटा 2.5 लाख, यानी 2,50,000 रुपए। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास सैलरी एक्सपेंस है 8,500। अच्छा भाई 8,500 रुपए, तो ये टोटल बन जाता है 3,41,370। अब आपने क्या करना है, इस अमाउंट में से इस वाली अमाउंट को क्या कर देना, माइनस, यानी इसके सम को माइनस कर देना है। तो क्या लिखूंगा भाई, 4,21,000 रुपए, 21,300 रुपए, और माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा भाई 79,930। इसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस सीडी, और ये मिलेगा मुझे जून की 30 तारीख पर। सही, तो यकीनी बात है फिर जुलाई की 1 तारीख को बैलेंस इधर आएगा, जुलाई की 1 तारीख। ठीक है, ईयर जो भी है वो लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 79,930। सही। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इधर देखूं, आपने पास कोई भी और अकाउंट ले लें, जस्ट लाइक जिसमें एक ही आ रहा हो आपका, चलिए सप्लाईज ले लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 1,000। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 1,000 उठ के यहाँ आएगा 1,000 रुपए, और इसमें से क्या करना है आपने, यहाँ 0 है तो 0 माइनस कर दें, तो यही 1,000 आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी कहलाएगा। ठीक है, तो ये सीडी बैलेंस आ जाएगा, डेट वही एंडिंग की, और यही फिर क्या होगा आपके पास बीडी नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, मजीद कुछ खरीदेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, फिर उसमें जितना कंज्यूम हो जाएगा उतना क्रेडिट हो जाएगा, ये सब आगे की बात है। ठीक है, तो ये है भाई हमारा ओवरऑल डिस्कशन। ये जो हमने सवाल डिस्कस किया किसके हवाले से, लेजर पोस्टिंग के हवाले से। पहले भी हम लेजर पोस्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने बेसिकली बात की है कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी हो और लेजर पोस्टिंग भी करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे। पहले आप एंट्री बनाएंगे, आपके पास अगर जैसे 20-30 ट्रांजैक्शन है तो आपको अंदाजा हो जाएगा एंट्रीज कर करके कि भाई 30 ट्रांजैक्शन कितने पेजेस पर आएंगी, उतने पेजेस छोड़ें, आगे लेजर्स मेंटेन करना है आपने, और लेजर्स एंट्री के साथ साथ बनाएंगे तो आसानी से बात समझ आएगी, आप फौरी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे मजीद भी इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है, जैसे डायरेक्ट हम लेजर में किस तरह पोस्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ी हमने और डायरेक्टली लेजर में पोस्ट करना है, तो वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर अब लेजर में बने हुए मिले, उससे जो वो आप जो वो एंट्री कैसे बनाएंगे, तो वो काम भी हम करना सीखेंगे, लेकिन आगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।